हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर। ओके, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जानते हैं आरंभ बैच का। सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा सबसे पहले वो देखें, क्योंकि जो चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी वो उनसे रिलेट करती हैं। ये बात ध्यान दे, मैथ्स का सिस्टम यही है बच्चा कि वो एक दूसरे से रिलेट करती रहती है ना। तो जिसने नहीं देखा है आप लोग वहां जाके देखें पहले, उसके बाद ये देखें, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोले, हम सब करते रहे यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खांसी आने लगती है बोलते बोलते, ठीक है। ओके, तो क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, याद है ना। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 1, है ना। या तो 1 होंगे या उससे कम होंगे, ठीक है। आज हम लीनियर इक्वेशन को बाकायदा सबको देखेंगे, लीनियर इक्वेशन में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, समझ गए। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक हमने क्या पढ़ा था, जिनकी डिग्री 2 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख दिया है ना, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक क्या थी, एक्स क्यूब वाली, है ना, ये सब क्या थी, क्यूबिक थी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो, है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे, 1 होंगे। चलो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और उसके ऊपर वो सब क्या होते हैं, कर्व होते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, लाइन होती है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी तुम लोगों ने क्लास 9 में सीखा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। कैसे कहते हैं, सपोज करो रिप्रेजेंट करना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वही बॉक्स बनाते थे, x y, x की जगह पे 0 लिया तो यहाँ पे 0 रखा, 3 इंटू 0 प्लस 4y, है ना, इज इक्वल टू 4। तो y कितना आया, 3 आया, तो ये हो गया 1.0,3, है ना। दूसरा, इस बार y को 0 ले लो, y को 0 लिया, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल 12। तो y की x कितना आया, x आया 4, ठीक है। ये हो गया 4,0। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स में। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं, ठीक है। तो बस 2 पॉइंट मिल गए, हमने क्या किया, तो कहा है 0,3, x पे 0 y पे 3 यहाँ पे होगा, है ना। और x पे 4 y पे 0, 1 2 3 4, ठीक, ये होगा। तो ये होगा एक लाइन हमने घसीट दिया, ठीक, क्लियर है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं और ये फिर क्लास 9th का है, ठीक है। आज हम थोड़ा लीनियर इक्वेशन के थोड़े स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है, जो थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है। वो केसेस कौन से हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब x की सॉल्यूशन नहीं, कोई भी 0 नहीं होता है, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती है जिसपे y 0 होता है ना। जीरोस हमारे क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन का 0 क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसपे y 0 हो, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल आज केस भी पढ़ लेंगे जिसमें कोई भी 0 x लीनियर इक्वेशन का नहीं होगा, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे y 0 होगा। क्लियर है, तो पढ़ते हैं आज, ठीक है। चलो, तो हमने कहा कुछ अलग, जो अलग स्पेशल, सपोज करो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। अगर हम इसकी बात करें, ये लाइन ड्रॉ करो तो कहां होगा, है। अगर हम कहें y इज इक्वल टू 0 की लाइन बताओ कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू 1 की लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू -2 की लाइन कौन सी होगी। ये सब हैं स्पेशल केसेस, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग बात करें इस बारे में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखो,
क्या एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है कि नहीं होता है? एक्स एक्सिस पे कई भी पॉइंट ले लो, y 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, मान लो ये पॉइंट लिया, यो x कुछ भी हो y 0 होगा, यहाँ x कुछ भी हो y 0 होगा, x कुछ भी हो y 0 होगा, x कुछ भी हो y 0 होगा। यानी पूरे x एक्सिस पे y हर जगह 0 होगा। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x एक्सिस को हम y इज इक्वल टू 0 की लाइन भी बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं हम? समझ गए? इसी तरह क्या y एक्सिस पे, पूरे y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा कि नहीं होगा? यहां पे हमने अगर पॉइंट लिया तो y तो कुछ होगा, मान लो 2 है, सॉरी y तो कुछ होगा, मान लो 2 है, लेकिन x कितना है? 0। तो क्या हम बोल सकते हैं y एक्सिस जो होता है उसको x इज इक्वल टू 0 की लाइन? क्लियर है? समझ गए? यानी y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 की लाइन और x एक्सिस को y इज इक्वल टू 0 की लाइन हम बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें x इज इक्वल टू 0 की लाइन ये है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये होगी x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये होगी, 3 की, 4 की, -1 की, -2 की, -3 की, है ना? क्लियर? तो अगर तुमसे हम कहें कि नहीं बेटा ऐसा करो कि x y इज इक्वल टू -4 की लाइन बताओ, तो y इज इक्वल टू -4 कहाँ होगा? 1 2 3 4, ये हो गई y इज इक्वल टू -4 की लाइन। ठीक है होगी? अच्छा बताओ, y इज इक्वल टू -4 की लाइन x को कितनी जगह काट रही है? कहीं नहीं काट रही, यानी इसके जीरोस कितने होंगे? कोई जीरो नहीं होगा। समझ गए? जीरोस क्या होते हैं? जहां पे x काटता है, जहां पे कोई भी लाइन या कर्व x एक्सिस को काटे, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है, वही उसका 0 होता है ना? समझ गए? लेकिन यहां पे y इज इक्वल टू -4 कहीं नहीं काट रहा है x को, यानी इसका एक भी 0 नहीं है। क्लियर है? ये लीनियर इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम एक 0 होगा, लेकिन इसका एक भी 0 नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन और जीरोस के बीच डिफरेंस क्या होता है। जिसने नहीं देखा है पिछले लेक्चर पहले देख कर जाके, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या सॉल्यूशन और जीरो, ये सारी चीजें। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? अभी तक तुमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा था। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। मतलब एक, अभी तक एक लाइन का सॉल्यूशन क्या होता था? जो इसके ऊपर पॉइंट आते थे वही क्या होते थे? इसके सॉल्यूशन होते थे। और जीरो क्या होता था? जिस वो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाई करे वो उसका 0 हो जाता था। यही चीज पढ़ते थे, है ना? क्लियर है? लेकिन अगर हम कहें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर है? ये वो पॉइंट होगा जहां पे एक दूसरे को, दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वो पॉइंट है जहां पर वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे कि यहाँ पिकनिक स्पॉट, ठीक, 1 2, ये पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। इनके इंडिविजुअल सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन इन दो लाइन का सॉल्यूशन कितना है? 1 है। समझे? अगर हम कहें कि इस लाइन का सॉल्यूशन बताओ तो इनफाइनाइट है, इस लाइन का सॉल्यूशन बताओ तो इनफाइनाइट है, लेकिन हम कहें पेयर ऑफ लाइन का सॉल्यूशन बताओ, यानी जोड़े का बताओ सॉल्यूशन, तो ये वो पॉइंट है जहां एक दूसरे को मिलती हैं। अच्छा, ये एक होता है या इनफाइनाइट होते हैं या एक भी नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन, अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, देखो, दो तरीके से कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक मेथड होता है अलजेब्रिकली, ठीक है, ठीक है, दूसरा होता है ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल आज हम पढ़ेंगे,
अलजेब्रिकली भी 3 मेथड होते हैं, ठीक है, इसमें भी 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल पढ़ेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो, तो अब हम कहें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, 2 लाइन पूछा है, 2 लाइन को ड्रॉ करो, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं वही उसका सॉल्यूशन, समझ गए, वही उसका क्या है, सॉल्यूशन है। भाई हमने कहा एक लाइन ड्रॉ किया, 3x + 4y = 12, ठीक है। दूसरी लाइन हमने दे दिया x = 4, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने कहा इन दोनों का सॉल्यूशन बताओ, तो तुम इसको पहले ड्रॉ करो, कहां जाएगी ये है, ये बने जाएगी तुम्हारी, जब तुम ड्रॉ करोगे तो ये एक यहां पे होगी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। x के 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, ये हो गया 0,3। फिर x की जगह पे y की जगह 0 रखेंगे, x कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये हो गया 4,0। लाइन ड्रॉ हो गई, कोई दिक्कत किसी को। अब x = 4 की लाइन कौन सी थी, 1 2 3 4, ये लाइन थी ना x = 4 की, ठीक। तो किस जगह पे एक दूसरे को काट रही है, 4,0 पे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या बेटा, ब्लू वाली लाइन, बेटा इसको ड्रॉ करना अभी पीछे ड्रॉ किया है बच्चा, पिछली वाली स्लाइड पे यही तो ड्रॉ किया था, हाँ एग्जैक्टली, एक्स की 0 को वाई निकालो, बेटा ये क्लास 9th का भी है, ठीक है, और इससे पिछले लेक्चर में भी हमने सिखाया था ड्रॉ करना, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस जरूर किया करो बेटा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर पढ़ लोगे कोई फायदा नहीं, ये एक तरीके से समझ लो, ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं, तुम लोग ड्राइविंग सीखने आए हो, ठीक है, और अगर तुम खुद से हाथ में स्टीयरिंग क्लच गियर खुद से नहीं लोगे, मतलब खुद चलाना स्टार्ट नहीं करोगे, तो पूरी जिंदगी बैठे रहोगे, देखते रहोगे कैसे चलाना है, चला नहीं पाओगे। उसकी वजह यह है कि ये प्रैक्टिस मांगती है, कुछ चीजें होती हैं जो बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है, देख के तुम सीख नहीं सकते हो, समझ गए। क्योंकि अर्जुन वो तो तुम हो नहीं हो जिन्होंने माँ के पेट में सीखा था ना, वो क्या वो, हाँ अभिमन्यु है, जो भी था हमको पता नहीं, ठीक है, कि माँ के पेट से सीख क्या होगा, ऐसा तो कोई सीन है नहीं तुम लोगों के साथ, ठीक है, ठीक, समझ में आ रही बात ना। तो जो भी चीजें तुम लोग को सीखना है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो भूल जाओगे, फायदा क्या, बताओ क्लास 9 में पढ़ा, उसके बाद प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, अभी बताया, फिर गड़बड़ हो गया, समझे। तो पॉसिबल तभी है बेटा जब तक प्रैक्टिस करोगे तुम, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलो, हाँ तो क्या करें, समझ में आ गई बात। तो अच्छा, ये जब तुम लोग जब ये ड्रॉ करोगे तो थोड़ा प्रिसीजन का बड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर पॉइंट इधर उधर हुए, अगर अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, स्केल से अच्छे से पॉइंट्स नहीं ड्रॉ किए, ग्राफ पेपर पे अच्छा से ड्रॉ नहीं किया, तो काम बनेगा नहीं, समझ गए। अच्छे से अगर ग्राफ पेपर नहीं मिला तो बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ करना, छोटे छोटे पॉइंट्स एकदम इक्वी डिस्टेंस पे रखना, है ना, इस तरह से, समझ गए, इस तरह से मतलब बड़े अच्छे से ड्रॉ करना, तभी पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, तभी तुम लोग ढूंढ पाओगे पॉइंट्स, समझ गए, वरना ढूंढ नहीं पाओगे। अब समझ लो, अगर मान लो एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक, और एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक, अगर ये नहीं सही ड्रॉ हुई है तो हमको पॉइंट कहाँ ढूंढने मिलेंगे, कि कौन जगह, अब ये पॉइंट अगर मान लो है तो कौन सा है, हमको दिख ही नहीं, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये लाइन सही से ड्रॉ होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए इस पॉइंट पे काट रही, लाइन इस तरह से सही से ड्रॉ होती तो हमको ये दिखता कि ये कौन सा पॉइंट है, समझ गए। तो लाइन का ड्रॉ होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई लाइन दे देगा तुमको, ठीक है, कोई लाइन दे देगा, लाइंस दे देगा, कोई 2 लाइन दे देगा, ठीक है, उसके बाद कहेगा कि इससे एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है, वो जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो, क्या पूछेगा,
जो उससे ट्रायंगल बन। सपोज करो 2 लाइन दे दिया उसने, 2 लाइन दे दिया, मान लो एक लाइन ये दे दिया, दूसरी लाइन ये दे दिया, ठीक है। अब उसने कहा इन दोनों लाइन के साथ जो एक्स एक्सिस के साथ मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसका एरिया बताओ। तो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो तुमको इसका एरिया निकालना होगा। कैसे निकालोगे, देखो बेस तो ये हो गया, अब ये डिस्टेंस तो तुमको पता चल जाएगी ना ग्राफ पे, मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये तुम्हें उसके हाइट मिल जाएगी, यहां से लेके यहां तक जो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जितना है, ठीक है, ये जितना होगा वो ग्राफ निकाल लेना। समझ गए, क्लियर है। इस पे बेटा क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, टेंशन लो, अभी समझा रहे हैं अभी, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, फिर से समझ लो। सपोज करो हमने कहा कि एक लाइन ये दे दिया, एक लाइन ये दे दिया, ठीक। कहा कि इन दोनों लाइन के साथ से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल मिलके बना रहा है, जो मतलब इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस तीनों लाइन मिलके जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसका एरिया बताओ। तो ये 2 लाइन, ये है ना, ये लाइन और ये लाइन मिलके कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, ये देखो यही तो ट्रायंगल बना रहे हैं, बना रहे कि नहीं बना रहे। तो इसका एरिया बताओ। समझ गए। तो तुम्हारा काम क्या है, ये डिस्टेंस निकालो बेस, ये हाइट निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे क्लियर है। चले आगे, ठीक है। इसी तरह अगर उन्होंने कह दिया वाई एक्सिस के साथ, क्या कह दिया, वाई एक्सिस के साथ क्या कहा, अब अगर उन्होंने वाई एक्सिस से कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं ना, मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अब एक्स दोनों, हाँ ये वाला एरिया बन गया, ये देखो, है ना। तुम्हारा काम है ये निकाल लो बेस और ये निकाल लो हाइट, है ना। समझ गए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ठीक, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, तो इस पे देखते हैं कि क्वेश्चन अगर एक आधे पहले ही कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, नहीं इसमें है नहीं क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, ऐसा करते हैं हम क्वेश्चन बना के करवा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। सपोज करो, चलो इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते, मान लो लाइन दे रखी है तुमको 3x + 4y = 24, सपोज करो, ठीक है। एक लाइन ये दे रखी है, ठीक, और दूसरी लाइन दे रखी है x + 2y = 4, ठीक है। चलो दोनों लाइन ड्रॉ करो, कहाँ कहाँ जाएंगी, ठीक। तो 24 में बेटा इसको लिख लो 12 ही लिख लो, 12 ज़्यादा सही, मतलब हमारा ग्राफ पेपर थोड़ा छोटा है ना, पता चले बाहर निकल जाए, ठीक। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले 3x + 4y ड्रॉ करेंगे, तो x पे 4, ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया। इस वाले की बात करें, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। x की जगह 0 रखा, y कितना आया, y कितना आया 3, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, ठीक। ये हमारी पहली लाइन ड्रॉ हो गई, टेढ़ी बनती पता नहीं क्या अब दूसरा, ठीक है, y की जगह 0 रखा, x आया 4, y की जगह 0, x आया 4, तो ये पॉइंट मिला एक तो, है ना। और x की 0 रखा, y आया 2, 0 रखा, y आया 2, ये आया, ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा सेट तो है नहीं, देखो ये ट्रायंगल किसके साथ बन रहा है, एक तो ये ट्रायंगल सही से बन ही नहीं रहा, लाइन सीधी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है,
ठीक है, तो दोनों लाइन से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का ट्रायंगल बन नहीं रहा है, वाई एक्सिस का बन रहा है। ठीक है, ये देखो, है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, अगर हमको ये क्वेश्चन पूछा गया होता दोनों लाइन से और वाई एक्सिस के बीच का एरिया बताओ, क्या बताओ, दोनों लाइन से और वाई एक्सिस के बीच का एरिया बताओ, तो तुम क्या करते, बेस तो यही हो गया, बेस कितना है 1 है कि नहीं, 1 है ना, और इसकी हाइट कितनी है ट्रायंगल की, ये है इसकी हाइट 4, तो कितना आ जाता, हाफ 4 इंटू 1। ट्रायंगल की हाइट समझ में आ गई ना कैसे निकाली जाती है। ट्रायंगल की हाइट कुछ भी हो, मान लो ये ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से, लेकिन हाइट क्या होगी, जो बेस के साथ इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हाइट होती है ये। ठीक है, इस तरह से, समझ गए। तो हाइट, ट्रायंगल की हाइट बेटा क्लास 8th में खूब तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मान लो इस तरह से ट्रायंगल दे दिया उन्होंने, ठीक, तो अब इसमें क्या कहा कि इसकी हाइट बताओ, कि इसकी हाइट कौन सी होगी, ये है ना, ये इसकी हाइट होगी, क्लियर है ना, और ये इसका बेस, समझ गए, क्लियर है ये बात, सही समझ में आई बात। अगर मान लो एक्स एक्सिस के बजाय ये क्वेश्चन में पूछा होता वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाता, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इनके साथ तुम्हारा ये एरिया बन गया। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, समझ में आ गया। ठीक, जैसा ये लाइन एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे ही काट रही है ना, इसीलिए एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब अगर एक दूसरे को एक्स एक्सिस पे ना काटी होती, मान लो ये कहीं पे और काट दी होती किसी जगह पे, ठीक है, तो ट्रायंगल बन जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का। एक और क्वेश्चन किया जाए क्या है, देखो मान लो दे रखा होता 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ड्रॉ करो फटाफट, x पे 0 y पे 5, 1 नहीं, x पे 0 y पे 2, सॉरी, है ना, ये हुआ, और y पे 0 x पे 5, 1 2 3 4 5, यार ये तो बाहर निकल रहा, ठीक, ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, अब y पे 0 तो x पे 6, y पे 0 और x पे 6, यार ये तो बाहर जा रहा है लाइन, ठीक है, नहीं रुक जाओ, ये कर दिया, ये माइनस का 2 कर दिया, x पे 0 y पे 0 तो x पे -2, x पे -2 1 2, ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया, और x पे 0 y पे कितना 1 है ना, ये x पे 0 y पे 1, ठीक, ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अच्छा अब देखो ये लाइन बन गई कि नहीं बन गई। अब अगर उसने तुमसे पूछा होता कि दोनों लाइन समझ में आ गई ना, लाइन तो ड्रॉ करना तुम लोग को आता है, ये तो हम तो मान के चल रहे हैं ना, हम खाली आगे की बात करते हैं, लाइन ड्रॉ हो गई हमारे, ठीक है। अब अगर उसने पूछा होता कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस का बीच का एरिया निकालिए, तो तुम कौन सा एरिया निकालते, ये वाला निकालते कि ना निकालते, क्लियर है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछा उसने कि दोनों लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकाले, तो ये वाला निकालते, क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो, अब अगर वाई एक्सिस के बीच का एरिया पूछा होता, तो ये देखो इसका बेस कितना हुआ 1, और हाइट कितनी होती, इन दोनों का जहां पे एक दूसरे को काट रही ना, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे आपस में, जहां पे एक दूसरे को काट रही, अगर ग्राफ पेपर में बनाओगे सही से तो ग्राफ पे दिख जाएगा किस जगह पे काट रही है। तो जितनी ये लंबाई कितनी होगी, जो एक्स एक्सिस होगा, है ना, मान लो ये पॉइंट हमारा 1 एक्स पे 1 है, मान लो हमने कहा 1, 1.5 है, सपोज करो ये पॉइंट क्या है 1, 1.5, देखो 1 ये और हाइट क्या है 1.5 लगभग है ना, समझ में आ रही बात ना। तो इसमें क्या रखेंगे, हाइट कितनी होगी ट्रायंगल की, 1 होगी या 1.5 होगी, 1 होगी ना, एक्स पे जीतता जाए, यही तो हाइट होगी, ये हाइट क्या होगी, यही तो होगी। तो अगर वाई एक्सिस के साथ तो कितना होगा हाफ, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 1,
1/2 आ गया, यानी 0.5 एरिया आ गया। समझ गए? अब अगर उसने कहा होता नहीं y एक्सिस के साथ नहीं, x एक्सिस के साथ चाहिए हमको, ठीक है, तो सबसे पहले ये बेस निकालो। ये बेस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और इधर 6 और 7, 7 बेस हुआ ना, हाफ 7। हाइट कितनी हुई? ठीक है भाई 1 और वो 1.5, यही तो हाइट है जो x है, इसके ये पॉइंट का जो है y होगा, वही तो इसकी ट्रायंगल की हाइट होगी, है कि नहीं? समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये कितना 1.5। सपोज हमने माना है 1 और 1.5 पे अगर काट रहा था, ठीक, उसको निकालने का तरीका ये है, काटने का पॉइंट एक तो ग्राफ पेपर पे सही से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करो, जहां पे काट रहा है वो पॉइंट तुमको मिल जाएगा। अगर नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड निकाल के रफ में पहले से निकाल लो कि वो पॉइंट आप कहाँ पे होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो सीख तो जाओगे ही तुम। ठीक है, और उनको आप रफ में निकाल लो पहले से। ठीक है, जिनका ग्राफ अगर सही से लगता है उनको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये वाला पॉइंट हमको सही से नहीं मिलेगा, तो ये पॉइंट निकालने के लिए तो कई मेथड है ना, जरूरी थोड़ी है ग्राफिकल मेथड से लगाओ। क्लियर है कि नहीं भाई? तुम सब्स्टिट्यूशन लगा लो, तुम एलिमिनेशन लगा लो, जो तुमको सही लगे वो लगा लो। क्लियर? बस ये है कि जब ये काम कर रहे हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, फेयर में, रफ में तो लगा सकते हो। रफ में कौन रोके तुमको? चुप्पे से किनारे कर लो, है ना? क्लियर है भाई? इनका अगर हमको निकालना होता, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे कहाँ काट रहे हैं, तो हम इनको चुप्पे से सॉल्व नहीं कर सकते थे। 2 से मल्टीप्लाई करके 2x 4y और ये माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, ये गया, कितना हुआ 9y इज इक्वल टू 10 प्लस 12, है ना? y कितना है 12/9। देखो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं? देखो देख के लग रहा है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 1.5 हमने अंदाजा लिया था। कितना बेटा? हाँ ठीक है, तब भी 1 पॉइंट ही तो समथिंग आ रहा ना, आ रहा कि नहीं 1 पॉइंट समथिंग? ठीक है, यही अंदाजा हमने लिया भी था 1.5 के आसपास, है ना? देखो देख के लग नहीं रहा, देखो 1 से ज्यादा है, 2 से कम है कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो तुम क्या पॉइंट लेते? 14/9 ले लेते, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना 7 और हाइट कितनी ये 14/9, सॉल्व कर लिया। 49/9 डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अब बात आती है कंपैरिजन की, कि जो है कंपैरिजन कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, ठीक है, चलो क्या दे रखा है, हम लोग आए कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ठीक है, कि रेशियोज का कंपैरिजन क्या है। सबसे पहली बात ये क्या होता है, ये क्या हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक, चलो सपोज करो दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, या और दे दिया हमने 2x 4x प्लस अबे चुप रहो 6y इज इक्वल टू 10। सपोज करो ये दे दिया। ठीक है, सपोज करो ये दे दिया, तो जरा इनका ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो x की जगह 0, y कितना आएगा 2। ठीक है, और y 0 तो x कितना आएगा 3। ये कहीं लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक, अब इसमें x 0 y, अच्छा इसको 10 ना ले लो, इसको ले लो 24 ले लो। ठीक है, ठीक 24 ले लो। ठीक है, तो x की जगह 0 रखा, y कितना आया है x 0 y बेटा 4 आएगा ना, x 0 y कितना 4। ठीक है,
और y0 x कितना 6, ठीक उल्टा बोल रहा, ठीक। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं, है ना? क्या ये एक दूसरे को कभी काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो अगर ध्यान से देखो, क्या इसका डबल ये है, इसका डबल ये है? क्या बेटा गलत हुआ कुछ? ये x की जगह पे 0 रखा नहीं? हाँ हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक, ठीक है ना, सही है, ठीक। 2 क्या 2 का डबल कितना है 4 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन ये आ गया 24, ये 4 टाइम्स है। तो अगर ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, और अगर हम तुमसे ये कह दें कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो और C1 अपॉन C2 ना हो, तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? यानी इनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। देख लो ना, 2/4 कितना होगा 1/2, है ना? 3/6 कितना होगा 1/2, लेकिन 6/24 1/2 नहीं होगा। समझ गए? ये 1/2 नहीं हो सकता, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2, है ना? हो इस तरह से कंडीशन हो तो वो लाइनें आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली कर दिया जाए और हम क्या करें, थोड़ी सी तब्दीली करें और यहां पे 12 कर दें, है ना, 12 कर दें। क्लियर? अब लाइन को ड्रॉ करें, इस वाली लाइन को ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें, ठीक है? फिर से ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा साफ साफ। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? पहले ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर वाले क्या थी? x पे 0, y पे कितना 2, ठीक है, और y पे 0, x पे y 0 x पे 3, है ना, 2, ये हो गया 3, ठीक, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब यहां पे रखो x के 0, y कितना 2, वही पॉइंट, सेम पॉइंट ना, यही पॉइंट, और y पे 0 x, ठीक, यानी दूसरा पॉइंट भी यही है। तो क्या दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बन रही कि नहीं बन रही, है ना? यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को हर जगह काट रही हैं, दोनों लाइनें एक दूसरे को हर जगह काट रही हैं कि नहीं काट रही? दरवाजा बंद करो, ठीक है? क्या दोनों लाइनें एक दूसरे को हर जगह काट रही हैं? इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। कितने होंगे? इनफाइनाइट। यानी हम कहें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्या किसी को कोई डाउट है किसी तरह का? समझ में आ रही मुद्दे की बात? ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इक्वेशन में कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी लिख दिया 2x + 3y इज इक्वल टू 12 और x + y इज इक्वल टू 15, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी? सिंपल सी, अरे यार चलो ये दोनों क्या होंगे? मानो लिख दिया हमने 2x + 3y इज इक्वल टू 12 और x + y इज इक्वल टू 15, कुछ भी लिख दिया, है ना? यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। C1 C2 से हमसे मतलब नहीं है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? किसी एक पॉइंट पे काट देंगी। कहां काटेंगी वो अलग बात है, ठीक है। यानी उसका सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन होगा। तो तीनों चीज समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? किसी तरह का कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या होता है इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जब सॉल्यूशन हो, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है। नो सॉल्यूशन कब होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्लियर है। और सॉल्यूशन होने पे दो कंडीशन, क्या? एक A1/A2
इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, यहां वन सॉल्यूशन। तो अगर वन सॉल्यूशन ना, तो अगर तुमको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी हो A1 B1 C1 का कंपैरिजन करके बताना हो कि कितने सॉल्यूशन है, क्या बता लोगे? पक्का? आगे बढ़ा जाए, इस पे एक क्वेश्चन कर ले क्या? देखें अगर इसका एक क्वेश्चन आगे हो तो ठीक है, वरना चलो इस पे अभी क्वेश्चन है नहीं, पहले खाली चेक करना सीखते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने दे दिया 2x + 3y - 15 = 0 और x + 4x + 6y = -30। तो बताओ इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? हैं, बताओ कितने? देखो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है जो C वाला सिस्टम है, ये जो सिस्टम C वाला है, इसको दोनों साइड इस हिसाब से सेट करो कि या तो इसका C इधर हो या तो ये वाला C इधर हो। समझ गए? इस चीज पे बड़ा ध्यान देना है, ये गलती ना कर देना, वरना C के है ना, वरना C के सॉल्यूशन पे जो साइन है ना उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। या तो इधर का C उधर कर दो या तो इधर का C इधर कर दो। C दोनों मतलब इक्वेशन का फॉर्मेट या तो A1x + B1y + C1 = 0 हो या तो A1x + B1y = C1 इस फॉर्मेट में लिखा हो, है ना? ताकि, क्योंकि दिक्कत ये है ना बेटा, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x + 3y = 15, और तुमने ले रखा होगा इसको माइनस में। क्यों? क्योंकि इधर वाला भी तो इधर ही है। ठीक है, तो इक्वल के उधर रखो दोनों, या तो इक्वल के दोनों इधर रखो, एक तरफ इधर एक तरफ, मतलब ये नहीं भिंडी बाजार वाला सिस्टम नहीं। ठीक है, ना इधर के ना उधर के, है ना? ठीक है, वो कहावत है, वो गाना है ना, न पता नहीं क्या, रिसाले सनम ना इधर के हुए ना उधर के। ठीक है, उस टाइप का सिस्टम ना रखना। ठीक है, तो चले आगे स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन सबको पता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो सबसे पहला काम ये है कि इसमें से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है अभी। ठीक है, सेकंड की बात नहीं हो रही। तो A1 कितना है? 2, B1 कितना है? B1 कितना है? 4, C1 कितना है? 10। ठीक है, अब इसमें से इसमें निकालते हैं। A1 A2 कितना है? 10, B2 कितना है? 20 और C2 कितना है? क्या देखो दोनों इक्वल, दोनों C1 C2 क्या है? इक्वल के दोनों इधर ही हैं। ठीक है, इक्वल के इधर ही साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे? आराम से C1 C2 B1 B2 A1 A2 की वैल्यू निकाल देंगे। अगर दोनों इधर उधर वाली दिक्कत होती तो फिर हम ध्यान देते हैं उसको। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसमें रिमाइंड कराएंगे। नो, ठीक है, तो क्या है कंडीशन? ये है, पुट कर दो 2/10 = 4/20 = 10/k। ठीक है, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो और k की वैल्यू निकाल लो, आंसर दोनों में से सेम आनी है, देख लो। ठीक है, सॉरी ये दोनों लेने से देखो चाहे ये दोनों ले लो, k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चाहे ये और ये ले लो, k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्योंकि k तो इसी में है, इसको तो लेना ही पड़ेगा ना, इसमें k है ही नहीं, तो इन दोनों को लेने से कोई मतलब होगा नहीं, है ना भाई? इन दोनों को ले लो, k निकल आएगा। इन दोनों को लेने से k नहीं निकलेगा, क्योंकि k है ही नहीं, निकलेगा क्या? है ना? ठीक, तो चलो, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो k कितना आ जाएगा? k = हो जाएगा k = 200/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50। क्लियर? अच्छा, अब देखो इससे क्या आ गया 50। अब तुम चाहो तो इन दोनों को भी ले लो। कौन से दोनों? ये और ये, इन दोनों को। ठीक है, तो k = कितना आ जाएगा? 100/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 100/2 = 50, है ना? जैसे मन करे वैसे ले लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप किसी भी कंडीशन को ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चले आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्या है? ये A1, ये B1, ये C1, A2,
B2 C2, ठीक है, कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 यानी 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू, सॉरी 6 अपॉन 9 नहीं, A1 अपॉन A2 होता है, 6 अपॉन A2 कितना है K माइनस 1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 9 अपॉन B2 कितना है K प्लस 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 21 अपॉन C2 कितना है 3K, ठीक है। आपको K की वैल्यू निकालनी है, जिससे मन करे उन दोनों से निकाल लिए, जरूरी नहीं है कि जो है को सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे मन करे, जो आपको आसान दिख रहा है, आपको लग रहा है इन दोनों से आसानी से निकाल आएगी, इससे निकाल लीजिए। आपको लगता है इन दोनों से आसानी निकाल आएगी, इन दोनों से निकालिए। हमको लग रहा है इन दोनों से आसानी से निकाल आएगी, है ना, क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे, ठीक। कितना हो जाएगा ये 27K इज इक्वल टू 21K प्लस 42, ठीक है। इसको इधर भेज दिया, 6K इज इक्वल टू 42, K इज इक्वल टू 42 अपॉन 6, 7 आ गया वैल्यू। आप चाहें तो इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, K की वैल्यू इट विल बी सेम एज 7, ओके, कोई दिक्कत। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही हो। किसी तरह का आपका कोई, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी का मालिक है, जिस इक्वेशन से चाहें आप उसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर विच दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, सेम चीज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वही A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो ये हो गया आपका A1, है ना, ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका C1, फिर ये हो गया आपका A2, ये B2, ये C2, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 4A अपॉन A2 कितना है 10 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 10 अपॉन B2 कितना है B, ठीक है। C1 कितना है 24 अपॉन 20, ठीक है। आपको A और B दोनों की वैल्यू निकालनी, ये A है बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये A है A, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आपको A1 और A और B दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो भाई एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए, A निकल आएगा 4A अपॉन 10 इज इक्वल टू 24 अपॉन 20, कोई दिक्कत। 10 2 से 20, 2 से 12 आया और 4 से 3 आया, तो A इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, इस बार इन दोनों को लेकर सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को, ठीक है। क्या निकालेगा B निकाल आएगा, तो 10 अपॉन B इज इक्वल टू 24 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 4 5 20, फिर ये हो जाएगा B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही हो। किसी तरह कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बेटा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे B की वैल्यू में 4A अपॉन 10, ठीक है, 10 अपॉन B, ठीक है, 24 अपॉन 20, ठीक है, तो 10 अपॉन B इज इक्वल टू 24 अपॉन 20, तो 4, ठीक है, 4 5 20, ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं लगी, तो इसका मतलब आंसर यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दे रखा है, देखिए क्या होगा, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, है ना, 2 अपॉन 2A इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 28। सिंपल, आप पहले क्या करो, A की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, इन दोनों को लेके A की वैल्यू निकाल लो। 2 अपॉन 2A इज इक्वल टू 7 अपॉन 28, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 आ गया, ठीक है, 7 4 28, उल्टा कर देंगे, A इज इक्वल 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करें हम अब हम क्या करें, इस बार इन दोनों को ले लेते हैं। कितना है 3 अपॉन A की जगह 4 आ चुका है, 4 प्लस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 28, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस B, तो B इज इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8 आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, ओके बच्चा लोग। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है,
यूनिक सॉल्यूशन की बात ही कुछ अलग होती है, तो उसके बारे में बड़ा डिटेल से समझेंगे कि क्या होता क्या है एक्चुअल में, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं। यानी हमको आगे c1/c2 से मतलब नहीं ठीक है, यानी 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/- का 6, है ना, यही है ना, 5 8 3 -6 2/k। इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 6, तो ये k नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि इस इक्वेशन में के इन दो इक्वेशन जो ऊपर की इक्वेशन दे रखी है ना, 2x + 3y = 5 एंड kx - 6y = 8, इन दोनों इक्वेशन में k -4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर -4 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन ये नहीं बताता क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन क्या बताता है, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो k की वैल्यू उसने क्या कहा था, -4 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम k की वैल्यू देखो -4 रख देते हैं, देखो क्या होगा, 2x + 3y = 5 और k की जगह -4x - 6y = 8। तो ध्यान से देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, हो गया कि नहीं हो गया। और ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। देखो 2 2 4 3 2 6 है ना, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, यानी k की वैल्यू -4 न रखिए, बाकी आपको जो रखना है यहां रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, -4 न रखिए, -4 न रखिए, आप 5 रख लीजिए तब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, आप 7 रख दीजिए तब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, आप 20 रख दीजिए तब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, बस -4 न रखिए। समझ गए, मतलब ये एक तरीका से ये हमने कहा कि भाई बताओ कि कौन लोग लखनऊ के नहीं है, कुछ लोग बैठे हैं क्लास में, उनसे पूछा हमने कि बताओ कितने लोग लखनऊ के नहीं हैं, तो आपने कह दिया अब भाई लखनऊ में क्लास चल रही है। ठीक है, अब ये बात बताना कौन लखनऊ के हैं ये तो डिफिकल्ट है ना, तो ये हमने पूछा कि कितने लोग लखनऊ के नहीं, तो उन्होंने कह दिया सर जितने वो जो उधर बैठे हैं ना कोने में वो सब लखनऊ के नहीं है, बाकी सब लखनऊ के हैं। क्यों, क्योंकि जो चीज कम है, एक चीज है ना, ये सिर्फ सिंगल वैल्यू है, इसको बताना आसान है कि ये ना हो बाकी कुछ भी हो। अब हम कहां फिरते रहेंगे कि भाई 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 7 भी हो, 10 भी हो, 9 11 12 13 सब कुछ हो और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इससे अच्छा हम ये कह दें x की वैल्यू k की वैल्यू -4 ना हो, बाकी कुछ भी हो, यूनिक सॉल्यूशन हो गए। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्या भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, 1/3 नॉट इक्वल टू b1/b2 -k/2 है ना, तो ये हो गया b1 b2 a1 a2। ठीक, तो k कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -2/3 है ना, तो k की वैल्यू इसने क्या कहते हैं, -2/3 ना हो बाकी कुछ भी हो, k की वैल्यू -2/3 ना हो बाकी कुछ भी हो, उसका है ना जो जिसने पूछा हो गया। क्लियर है, उम्मीद है बात सबको समझ में आ रही। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए k की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी हो यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। बात हमारी क्लियर है एकदम। ठीक, चलो सॉरी चलो क्या देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इस बार तीनों देखना पड़ेगा ना हमको, है ना। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन, k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू 3/-6 नॉट इक्वल टू, है ना, ये चीज। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। क्या कहा इसने, पेयर ऑफ नो सॉल्यूशन होने के लिए के की वैल्यू चाहे +6 हो या -6 हो, कुछ भी हो, और ये कंडीशन क्या होगी, पहली वाली इक्वेशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन हो जाएगी। लेकिन रुको अभी जरा, क्यों, अभी ये भी तो कंडीशन दे रहा है कुछ, समझ रहे हो, ये भी तो कुछ कह रहा है, इसकी भी बात तो सुन लो, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये भी तो दो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन है। वहां पे सिचुएशन सेम थी जब दोनों को साथ में लेते थे, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन तीनों को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है, यहाँ पे नॉन इक्वलिटी है। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कट जाएगा, तो के आया नॉट इक्वल टू -6, यानी ये वाला कंडीशन कह रहा है के चाहे +6 हो चाहे -6 हो, ये कह रहा है कि -6 नहीं होना चाहिए, है ना, ये कह रहा है +6 हो या -6 हो, और ये कह रहा है -6 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या होगा, +6 होगा, है ना, क्योंकि हमको तो दोनों की बात माननी है ना भैया, हम एक अकेले की बात मान के थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात कि नहीं, समझ में आ रहा है, उम्मीद है सबको। ठीक है चलो, तो भाई दोनों की बात मानी, दोनों की सिचुएशन को सेटिस्फाई करना पड़े, जो कॉमन है वो आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, 3/, है ना, नो सॉरी, हाँ ठीक, 3/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज नॉट इक्वल टू 5/-k। ठीक है, तो इन दोनों से, अगर इन दोनों से तो वैसे भी के में कुछ है ही नहीं, सॉल्व करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू 5/-k, यानी के इज इक्वल नॉट इक्वल टू -10। तो इसने क्या कहा, के -10 नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। समझ गए, क्या कहा इसने, के -10 नहीं होना चाहिए। तुम चाहो तो इन दोनों कंडीशन से भी निकालना चाहो, अगर ना यकीन हो तो इससे और इससे भी निकाल सकते हो, वही आंसर आएगा, देख लो, है ना, 3/6 नॉट इक्वल टू 5/-k, 3 2 6, तो k आ गया नॉट इक्वल टू -10, है ना, k -10 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, यहाँ पे k की दूसरी कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्ट k -10 नहीं होना चाहिए, बस, बाकी कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, बाकी कुछ और होगा तो बात अलग होगी। ठीक है, क्लियर है, तो नो सॉल्यूशन अगर होना है तो k -10 नहीं होना चाहिए, बात खत्म। -10 हो गया तो फिर चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, गिव अस द लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्या कहा, राइट इंटरवल सच दैट द, अच्छा ठीक, इन्होंने क्या कहा कि एक लाइन दे रखी है 2x + 3y, क्या कहा इन्होंने, एक लाइन दे रखी है 2x + 3y = 6, कहा है इससे एक ऐसी लाइन बनाओ जो इससे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो कितना आसान है, देखो भाई, ये a1/a1 b1 c1 है, तुमको एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दो, यहाँ x + 3y लिख दो = 5, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, कभी इक्वल नहीं होगा, है ना, नॉट इक्वल टू बनाना है ना, कितना आसान है, इक्वल नहीं होना चाहिए, बस खाली a1/a2 कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, a1/a2, ये जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, ये इस हिसाब से होना चाहिए कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए। भाई यहां लिख दिया हमने 4x + 7y = 10, क्या फर्क पड़ता है, देखो 2/4 = 1/2, 3/7 आ गया अगला, ये a1/a2 है, ये b1/b2 है, इक्वल नहीं है। ठीक, कुछ भी लिख दो यहाँ पे उठा के, बस तुमको ये ध्यान देना है कि a1/a2 = b1/b2 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है हमको, समझ गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि ऐसे जो कॉन्साइडिंग हो, मतलब एक के ऊपर एक आ रही हो, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो तुमको क्या करना है, इसी लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, जिससे करना है कर दो,
4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 6y इज इक्वल टू 12। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। देखो 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 है ना, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 12 1 अपॉन 2 है ना। वो जो गिवन लाइन है उसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी लाइन में, तुम्हारी लाइन आ जाएगी वो जिसका इसके साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये निकालना बहुत आसान है। अगर कोई लाइन आपको गिवन है और पूछा हो कोई ऐसी लाइन बनाओ जिसका इसके साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, है ना, तो आप किसी एक नंबर से पूरी इक्वेशन लाइन में मल्टीप्लाई कर दो, जो लाइन आएगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली होगी उसके साथ, है ना। क्योंकि a1 अपॉन a2 कटने के बाद जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो यहां तुमको दिखने लगेगा, नीचे इस जगह पे दिखेगा, समझ गए। 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो नीचे 2 दिख रहा है, ठीक है। अब अगर कहा कि लाइन पैरेलल हो तो हमारे लिए पैरेलल क्या होना चाहिए, पैरेलल की कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई इधर तो करो लेकिन इधर ना करो, इधर ऐसा ही लिख दो कुछ भी, बस 12 ना लिखना, 12 लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू, ये कितना हुआ c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा 6, c1 अपॉन c2 6 अपॉन 5 हो गया, है ना। तो अब देखो a1 अपॉन b2 सब है, लेकिन ये 6 अपॉन 5 हो गया, तो अब ये पैरेलल लाइंस हो गई। क्लियर है। सबसे आसान है ये कंसाइडेंस, है ना, जो लाइन कंसाइड कर रही हो वो बहुत आसान है, और वो लाइन जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो इसके साथ उसमें भी कुछ भी लिख दो, है ना। जब इंटरसेक्टिंग निकालनी है, यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग निकालनी है, तो बस इस हिसाब से ध्यान देना कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ना होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली निकालनी तो ऐसा ध्यान देना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। और जब पैरेलल निकालनी तो a1 अपॉन a2 हो, b1 अपॉन b2 हो, लेकिन c1 अपॉन c2 ना हो इधर साइड पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी लाइन लिखी, मान लो हमने कहा कि लिखा है 2x प्लस 5y इज इक्वल 10, कोई ऐसी लाइन बताओ जो इसको एक जगह पे काट रही हो, तो लिख दो ना x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, हो गया खत्म। ना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है ही नहीं, खत्म काम, ठीक है। अगर हमने कहा नहीं हमको ऐसी लाइन चाहिए जो इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना रही, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x 15y इज इक्वल टू 30। हमने कहा नहीं ऐसी लाइन चाहिए जो इसके साथ नो सॉल्यूशन बना रहे, तो ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल करो, लेकिन सिर्फ इधर की साइड कुछ ना करो, इधर ऐसे लिख दो, या तो 10 ही रहने दो, ठीक है, जो लिखा वही रहने दो, या तो कुछ और नंबर ले दो। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। एक बार यूनिक सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, तो पूछा इज द वैल्यू ऑफ k, पहले तो पहला सॉल्व करें, ठीक है। क्या कहा है, इनका आपस में क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये है 2k अपॉन 6 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन -2, यही है ना, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो k नॉट इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। k 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी हो यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए दुनिया की कंडीशन है ना, तो नॉट इक्वल टू निकाल लिया, k नॉट इक्वल टू 3 हो, बाकी कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या कहा, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए वही क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो करके देख लेते हैं कितना है, 2k अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, ठीक है। तो क्या गया, एक मिनट, यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए तो इन दोनों को ले लिया, ठीक है। देखो ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है ना, -2 ये 1 है, ध्यान से देखो ये कटने के बाद 1 बचेगा, ये 4/3 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 4/3 होता है, तो ये एकदम सही बात है। तो उधर से वैसे भी उधर k तो है नहीं, तो उसको सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाला, कितना आया, k की वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अभी पीछे उसने कहा था, उसने क्या कहा था, k 3 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 3 होने पे वो क्या हो रहा था, नो सॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए उसने मना किया
क्या कहा, 3 नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले कंडीशन में क्या निकला था, 3 नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले कंडीशन में क्या निकला, 3 होना चाहिए, तभी तो नो सोल्यूशन होगा, समझे। और उसने क्या कहा था, 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 हो गया तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई, के 3 होगा तब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इससे मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें के है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान से अगर देखो तो ये कंडीशन एकदम सही है। क्यों, क्योंकि देखो -2 अपॉन -2 नॉट इक्वल टू 4/3, ये हो गया 1 नॉट इक्वल टू 4/3, एकदम सही बात लिखी है ना। 1 नॉट इक्वल टू 4/3 होगा, बिल्कुल सही बात है। 1 है वो 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब अगर बात करें, इज देयर एनी वैल्यू फिर गिवन सेकंड है, तो इन्होंने क्या के की कोई ऐसी वैल्यू भी है जिसके लिए इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो देख लेते हैं बच्चा लोग कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तभी तो होता है ना। तो a1 अपॉन a2 वाला भी कंडीशन तो हमने लिखा ही है अभी। तो 2k अपॉन 6 इज इक्वल टू 2k अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू 4/3। तो अच्छा, एक बार ध्यान देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ध्यान से देखो, क्या ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो, इनसे तो तुम निकाल लोगे के की वैल्यू, जैसे कि यहां निकाल रहा है के की वैल्यू 3, इन दोनों से, क्यों, क्योंकि तो सेम चीज है यहां, है ना। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। यहां उसने कहा था -2 अपॉन -2 नॉट इक्वल टू 4/3, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 4/3। लेकिन यहां क्या कह रहा है, 1 इक्वल टू 4/3 है। क्या ये पॉसिबल है, क्या 1 कभी 4/3 के बराबर हो सकता है, क्या 1 इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसको इधर भेज दोगे, 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन जो लिखी हुई है, क्या ये हो सकती है, नहीं हो सकती है मेरे बच्चा, नहीं हो सकती है। इसीलिए उसने पूछा है कि क्या कोई ऐसी के की वैल्यू है जिसपे इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए ध्यान से देखो, 4 और 3 कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, अपॉन में कभी कटेंगे ही नहीं, कैंसिल। भाई a1 c1 अपॉन c2 कैसे कटेगा, एक दूसरे से जब कैंसिल ही नहीं हो रहे हैं वो। अच्छा, ये बात इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है यहाँ की मुद्दे की बात, ठीक है। इतना ज्यादा ऊपर इसकी और थ्योरी में जाके हम आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप समझ लीजिए खाली, ठीक है। तो क्यों, तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि के की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, कि ये भाई 1 इज इक्वल टू 4/3 नहीं हो सकता ना, इसलिए नहीं हो। क्लियर बात, ठीक है। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चा लोग। ओके, आगे बढ़े। ठीक, चलो, क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो मान लिया विथ b है, तो लेंथ कितनी होगी, b + 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो इसका पैरामीटर पहले निकाल लें। पैरामीटर कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l + b होता है, सबको पता है ना। पैरामीटर का, गार्डन का पैरामीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस विथ होती है ना, 2l + b होता है ना, यही होता है ना। तो 2 लेंथ कितना है, b + 4 प्लस ब्रेथ कितनी है b, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2b + 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर। क्लियर। तो क्या कहा, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36, मतलब इसका आधा, यानी इसने क्या कहा है, p/2 कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। p/2 कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया पैरामीटर, ये हो गया पैरामीटर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हमने कि l इज इक्वल टू b + 4 गिवन है ना। तो ये हो गया हमारा। तो p कितना 36 गिवन है, p का आधा, ठीक है, पैरामीटर का आधा। पैरामीटर कितना है, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 36, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 36 - 4, तो b इज इक्वल टू आ गया 32 अपॉन 2 यानी 16। तो आपका लेंथ कितनी आ जाएगी, 20, ठीक है। लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ब्रेथ आ गई हमारी 16, लेंथ आ गई 20, ठीक है। उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या दे रखा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो उन्होंने क्या कहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनका वो दो एंगल जिनका समेशन 180 डिग्री हो, है ना। क्या दे रखा है, ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब क्या कहा, टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी उसने क्या कहा है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है ना, जो बड़ा वाला है। तो हमने मान लिया x इज ग्रेटर देन y, मान लिया x जो है y से बड़ा है ना, सब लेट कर लिया। आप y इज ग्रेटर देन x कर लो, हमसे क्या मतलब है। ठीक, तो इसका मतलब x गिवन है y प्लस 18 गिवन है कि नहीं गिवन है, y से बड़ा है ना 18 डिग्री, तो हमने माना x बड़ा है तो y से बड़ा है, तो उठा के इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो x की जगह क्या रखा, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से y की वैल्यू निकालिए, जो आएगी वो यहां रख के x की वैल्यू निकालिए। अच्छा, ये सॉल्व करने के लिए अगर कोई मेथड बोलेगा कि ग्राफिकल से सॉल्व करिए, तो आपको इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी ग्राफ पे, जहां पे एक दूसरे को काटेंगे, वही उसका आंसर होगा, है ना, x और y की वही वैल्यू होगी। अगर एलिमिनेशन का होगा तो एलिमिनेशन से सॉल्व करिएगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन का होगा, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करिएगा, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट करें, और डिस्प्ले पे क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, और क्वेश्चन करिए। तो फिर ज्यादा देर न का तो अलविदा लेते हैं, टाटा।